नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में। उसमें हमने देखा था नेशनल इनकम क्या है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, कितने तरीके की होती है और कौन इंडिया में इसको कैलकुलेट कराता है। आज हम उसी के आगे का पार्ट्स में स्टडी करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और इससे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि नेशनल इनकम क्या है, और उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ भी है, लेकिन ब्रीफ में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर होने वाला टोटल फाइनल प्रोडक्शन आइदर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज का मार्केट प्राइस, वो ही नेशनल इनकम होता है। यानी कि एक साल में एक देश में कितने पैसे का या कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है, वही नेशनल इनकम है। और इंडिया में इसकी कैलकुलेशन कौन कराता है? इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ISO, जो कि 1955 से लगातार हर साल नेशनल इनकम का डेटा हमको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेनली इसके तीन ही मेथड हैं, बाकी और भी कई मेथड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो सिर्फ यही है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर है इनकम मेथड। देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक देश के अंदर एक साल में होने वाला टोटल प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम वही है। क्योंकि हमारा अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में, क्योंकि चाहे हम प्रोडक्शन करें या कोई भी काम करें, बदले में कोई ना कोई हमें पैसा उसका मिलता है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में मिले, रेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो अगर हम एक साल में एक देश के अंदर होने वाले सब लोगों की, या कहना चाहिए फैक्टर्स की इनकम को कैलकुलेट कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ। या फिजिकली हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लें, या क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि जितना लोगों के पास पैसा होगा उतना ही वो खर्चा करेंगे। तो या हम टोटल जो एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लें, तो भी हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी। बस तरीके हमने तीन अलग अलग बना दिए उसी एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे कि ये हमारा इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड के लिए हम यहाँ पर मानते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि जितना भी काम किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही करेंगे, उसके अलावा तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं, सबसे पहले आता है लैंड। तो लैंड हमें चाहिए, चाहे हमें किसी भी फॉर्म में है वो लैंड जिस पर की प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो बदले में हम लैंडलॉर्ड को देते हैं रेंट, तो ये उसकी इनकम हो गई। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर आता है लेबर, लेबर यानी कि मजदूर, और बदले में उनको क्या मिलता है? वेजेस। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है कैपिटल, यानी कि पैसा जो लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा, और बदले में कैपिटलिस्ट को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और हमारा जो सबसे मेन है, जो रिस्क लेता है या एंटरप्रेन्योर है, वो प्रोडक्शन में रिस्क लेता है। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट, तो खैर सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये रिस्क लेने का काम करता है। उसका कोई फिक्स रिवार्ड या इनकम नहीं होती है, प्रॉफिट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, और मे बी उसे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं, और इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सबकी इनकम को अगर हम लेकर जोड़ दें तो हमें उस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन पता चल जाएगा, और अगर हम पूरी इकोनॉमी के इन सारे फैक्टर्स को जोड़ दें तो हमें पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो इनकम मेथड का मतलब है सिर्फ हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए और उन सबकी इनकम को जोड़ दिया। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसी तरीके से हमने गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को भी जोड़ दिया। अब देखिए, इनकम मेथड विच एड्स अप ऑल incomes received by the factors of production. factors of production कौन से थे हमारे? land, labor, capital और entrepreneur. Generated in the economy during a
ईयर। और ये तो हमें पता ही है कि नेशनल इनकम हमेशा एक साल की कैलकुलेट की जाती है। प्रोफेसर हैंसन की डेफिनेशन है, नेट डोमेस्टिक इनकम is the income generated in the form of wages, rent, interest and profit। ये वही हमारा जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनकी सैलरीज है, या सैलरी नहीं, उनकी इनकम है ये सब, और इसको हमने जोड़ दिया तो in the domestic territory of a country by all producers in an accounting year। अब इसको हम एक सिस्टम से अगर देखना चाहें, अच्छा पहली बात समझने की ये है कि इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। पढ़े थे ना बहुत सारे एस्पेक्ट, जिसमें से नेशनल इनकम के लिए हम इस टर्म को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम इनकम लेते हैं, इनकम according to private sector as well as to public sector या government sector जिसको हम कह सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से जितनी इनकम हुई या प्राइवेट सेक्टर को जितनी इनकम हुई प्लस गवर्नमेंट सेक्टर को जितनी इनकम हुई, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में वही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने यहाँ पर लिए हैं। देखिए इसमें रेंट टू ओनर्स ऑफ लैंड, यानी कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसको रेंट दिया जाएगा, लेबरर्स को वेजेस दी जाएगी, जो लैंडर्स ऑफ कैपिटल है उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट्स टू फर्म्स, यानी कि जो रिस्क लिया जा रहा है या जो मेन ओनर है उसको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, इस स्लाइड में दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, ये है मिक्स्ड इनकम। क्योंकि ये तो हो गए हमारे सिंगल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जो छोटे लेवल के प्रोडक्शन होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आदमी एक शॉप खोलता है, तो हो सकता है वो उसकी अपनी शॉप है, अपनी ही जगह पे वो काम को कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिस्क लेने वाला है या जो ओनर है वो भी वही हो जाएगा और लैंडलॉर्ड भी वही हो जाएगा। पैसा भी हो सकता है वो लोन लेके लगाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके पास अपने पैसे हैं और उसी से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब लैंडर ऑफ कैपिटल भी वो खुद ही हो गया, यानी कि इंटरेस्ट भी वो उसको ही मिलेगा। इसके बाद हो सकता है उसने कोई वर्कर्स को भी हायर नहीं किया है, शॉप को वो खुद ही आसानी से और अच्छे से चला रहा है, खुद ही वहां पे वर्कर्स के सारे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेजेस है या सैलरी जो है वो भी वही। तो इस तरह के जो बहुत छोटे लेवल के प्रोडक्शन होते हैं या बिजनेस होते हैं, इनमें सारे जो इनकम है फैक्टर्स की ये अलग अलग नहीं होती है, मिक्स्ड हो जाती है। तो इस तरह की इनकम को, क्योंकि इस तरह का बिजनेस करने वाला पर्सन अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेगा कि कितना मेरा इंटरेस्ट हुआ, कितना मेरा रेंट हुआ या कितना वेजेस हुआ, वो मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में ही अपने पास रखता है। इसलिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम इस टर्म को अलग से लिखते हैं, मिक्स्ड इनकम टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो पर्सन है जो अपना बिजनेस कर रहा है वो मिक्स्ड इनकम को भी रिसीव करता है। अब यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम से हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है या NNP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लास्ट जो हमने पढ़ा था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक डी को हमने एन कर दिया, यानी कि डोमेस्टिक को हमने नेशनल कर दिया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की जगह हमें चाहिए नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सीधा सा है NDP हम लेंगे फैक्टर कॉस्ट पे और उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए
एक्सपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट को हम इसमें जोड़ेंगे और इंपोर्ट से होने वाले लॉसेस को हम यहाँ पर घटा देंगे, या उसकी जगह हमने कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर ये लिख दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो भी बचेगा वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा इनकम मेथड। सेकेंड यहाँ पर आता है द आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड नाम से हमें पता चल रहा है प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन हमने लिया जितने तरीके के सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं, जितने तरीके का प्रोडक्शन होता है, मेनली हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें फिशिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और थर्ड टर्शियरी जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन दिया, हर सेक्टर के हमने प्रोडक्शन को लिया और उसके मार्केट प्राइस को हमने जोड़ दिया, तो आउटपुट मेथड से हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। द आउटपुट मेथड विच इज द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द न्यू एंड फाइनल आउटपुट। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करेंगे वो केवल फाइनल प्रोडक्शन होगा, इंटरमीडियरी गुड्स नहीं होंगे, यानी कि जिसको अब फर्दर हमें प्रोडक्शन में यूज नहीं करना है, केवल वही चीजें होंगी। प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स का हम यहाँ पर ले लेंगे, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो या फाइनेंशियल हो या ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी और सेक्टर हो। तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला तैयार किया, टोटल प्रोडक्शन ऑफ every sector, either industry plus service sector plus agricultural sector। agricultural sector को हमेशा प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है, जबकि सर्विस सेक्टर हमारा टर्शियरी सेक्टर में काउंट होता है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा अगर इसमें हम देख रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में अगर कॉस्ट भी बढ़ रही है तो एक्चुअल तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो उसी का एक रिफाइंड वर्जन है। चाहे तो आप इसे अलग मेथड के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड का ही एक रिफाइंड वर्जन भी आप इसे कह सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम टोटल प्रोडक्शन को ले रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्शन को नहीं ले रहे हैं, हम जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 kg एप्पल 100 रुपीज का है और एक पर्सन उस 1 kg एप्पल को खरीदकर 1 kg उससे जैम बना रहा है और जैम का प्राइस 200 रुपए है, तो अगर हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं तो हम 200 का प्रोडक्शन काउंट करेंगे, लेकिन अगर हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज कर रहे हैं तो हम केवल जैम का जो हमें कैलकुलेट करना है केवल 100 रुपए का प्रोडक्शन काउंट करेंगे, क्योंकि 100 रुपए के तो एप्पल थे वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में काउंट हो चुके हैं, और जैम जो कंपनी थी जैम बनाने वाली उसने उसमें सिर्फ 100 रुपए का और वैल्यू एडिशन किया है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा वाला जो वैल्यू बढ़ी उसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। या आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से हम उसकी कॉस्ट को घटा देते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को घटा देते हैं। 200 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको बनाने में रॉ मटेरियल और एटसेट्रा सारी कॉस्ट हमारी 100 रुपए आ गई, तो हमने उसको घटा दिया, तो जो वैल्यू एडिशन हुआ वो केवल 100 रुपए का हुआ। चलिए, another method of measuring national income is the value added by industry, यानी कि उस इंडस्ट्री ने उस रॉ मटेरियल का या उन चीजों में कितना वैल्यू एडिशन किया। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मटेरियल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज द वैल्यू एडेड, जितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ। इफ ऑल सच डिफरेंसेस, यानी कि हर स्टेप पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है या जितना डिफरेंस आ रहा है, आर एडेड अप फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, वी अराइव एट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इससे भी क्या काउंट होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर वही लिखा हुआ, जो प्रॉब्लम्स थी हमारे प्रोडक्शन मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में, उनको रिमूव करने के लिए हमने किस मेथड को अडॉप्ट किया? वैल्यू एडिशन मेथड को। अब इसका एग्जांपल देखिए। एक फार्मर है, वो वीट पैदा करता है खेत में। मिलर है, वो फार्मर से वीट परचेज करता है और सिर्फ फ्लोर प्रोड्यूस करता है। बेकर है, वो मिलर से फ्लोर परचेज करता है और उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो हम देख रहे हैं। फार्मर ने जब वीट प्रोड्यूस किया तो वो 50 रुपए में बिका, लेकिन उस वीट को प्रोड्यूस करने में उसकी जो कॉस्ट आई, उसके जो एक्सपेंसेस थे, दे वर 20 रुपीज। तो जो वैल्यू एडिशन था दैट वाज ओनली ऑफ 30 रुपीज। तो जो नेशनल इनकम में काउंट होगा वो 30 काउंट होगा। मिलर ने जो फ्लोर प्रोड्यूस किया उसने 70 रुपीज में उसे बेचा। अब उस 70 रुपीज में उसने 50 रुपीज का तो गेहूं परचेज किया था, तो इस 50 रुपीज जो उसकी कॉस्ट हो गई इसको घटा दिया। तो मिलर ने कितनी वैल्यू एडिशन किया उस 50 रुपए के गेहूं में? 20 रुपीज का। इसी तरीके से जब बेकर ने ब्रेड बनाई तो 100 रुपए की बिकी, लेकिन उस 100 रुपए की ब्रेड में से 70 रुपए का तो उसने फ्लोर खरीदा था मिलर से। तो जो ब्रेड कंपनी ने वैल्यू एडिशन किया वो केवल 30 रुपीज का किया। इस तरीके से जो टोटल वैल्यू ऐड हुई या जिसको हम काउंट करेंगे दैट इज ऑफ 80 रुपीज। फार्मर का वैल्यू एडिशन, मिलर का वैल्यू एडिशन और बेकर का वैल्यू एडिशन, हर स्टेप पे जो हो रहा है तो वो हम यहाँ पर काउंट करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड हमारा आ जाता है द एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जो खर्चा किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर उस सारे खर्चे को अगर जोड़ दिया जाए तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। वो खर्चा चाहे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, सारा ही खर्चा हम लेंगे ना यहाँ पे, तो सारे एक्सपेंडिचर को हमें लेना है। एक्सपेंडिचर मेथड विच एड्स अप ऑल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। ध्यान रखिए, ऑल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, कुछ भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स ऑन न्यू एंड फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स तो हमें हर जगह ध्यान रखना है, एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो यहाँ पे देखो, जो कंज्यूमर है, पहले हम कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर अपनी इनकम से क्या काम करता है? सिर्फ दो ही काम कर सकता है ना, तीसरा तो कर ही नहीं सकता। या तो वो खर्च करेगा या सेव करेगा, है ना। और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हम मान के चलते हैं। चाहे हम सेविंग बोले या इन्वेस्टमेंट बोले, इकोनॉमिक्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर कीन्स ने कहा था सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका हमने लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ हम इसे फर्म्स का भी समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का या कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर या फर्म्स का एक्सपेंडिचर। ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, जो कंजम्पशन में हो रहा है और जो प्रोडक्शन में हो रहा है। इसके बाद और कौन खर्चा करेगा? अब लोगों ने तो कर दिया, अब करेगी गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारा तीसरा एस्पेक्ट हो जाएगा जो हमें एक्सपेंडिचर मेथड में जोड़ना है। और उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। ये नीचे फोर्थ है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट में से हम किसे घटा देंगे? इंपोर्ट से होने वाले लॉसेस को। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हैं या बैलेंस भी कह सकते हैं, जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड से मिला। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये वो हमारा हो जाता है जीडीपी इज इक्वल टू सी फॉर कंजम्पशन, जो हमने पढ़ा था कंजम्पशन जो कंज्यूमर करेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट या फर्म्स का एक्सपेंडिचर भी हम इसे कह सकते हैं, प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारे सारे मेथड हो जाते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक दो बार इसको सुनेंगे, सारा क्लियर आपको हो जाएगा।
और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो भी आपकी सजेशंस हो दैट आर इनवाइटेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।